हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल #ज्ञान-IQ पर। और आज हमारा टॉपिक होगा सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसकी 4 स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, और इसको आज हम कवर करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आता है सेंसरी मोटर स्टेज से, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे, इसको पूरा देखेंगे, तो आपको पूरी सेंसरी मोटर स्टेज जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी चैनल पर नए हैं, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीजों की बात की है जो पियाजे ने बताई थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रियम, काफी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो आप पार्ट 1 भी जरूर देखें। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो पार्ट 1 भी जरूर देखें। ठीक है। और दूसरी चीज 5 वीडियोस में कवर करेंगे मैंने बोला था, तो इसकी सेकंड वीडियो है, इसके बाद 3 वीडियोस और आ जाएंगी, और उसके बाद पियाजे की थ्योरी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करेंगे। और गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की जो पियाजे ने बेसिकली जनरल फीचर्स कह सकती हूँ उनके स्टेजेस के, पियाजे के स्टेजेस के जनरल फीचर्स जो बिल्कुल सामान्य फीचर्स हैं जो हर स्टेज के बारे में है। तो बेसिकली इनके बारे में पहले हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले पियाजे ने बोला था कि स्टेजेस प्रोवाइड जनरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने कहा था कि जितने भी मेरी स्टेजेस हैं वो एक जनरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पर बेस्ड है। ठीक है। आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैंने पार्ट कराया था, इश्यूज इन डेवलपमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, 2 वीडियोस मैंने डाली है, काफी अच्छा उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, आप वहां से देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट वाली वीडियो में मैंने आपको बात की थी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की। ठीक है। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की। तो पियाजे जो है वो डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस दी हैं। तो मैंने कहा था ना कि जो डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट होती है उसमें स्टेज पे जंप करता है बच्चा एकदम से। ठीक है। जैसे ये स्टेज उसने पूरी कर ली है तो कंटिन्यूअस ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि जंप कर देगा दूसरी स्टेज में, और हर स्टेज दूसरी से बेहतर होती है, ये भी चीज होती है। ठीक है। तो पियाजे जो है डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। जितनी भी स्टेज वाली थ्योरी होती है ना, जिससे जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने स्टेजेस दी हुई है बेसिकली, तो वो डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट में आते हैं। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट में वो थ्योरिस्ट आएंगे जिन्होंने स्टेजेस नहीं दी हैं। ठीक है। जैसे वाइगोत्स्की हो गया। ठीक है। ये आपके कंटिन्यूअस डेवलपमेंट वाले हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल सीमलेस प्रोसेस है, लगातार धीरे धीरे क्रमिक रूप से चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेजेस आर इनवेरिएंट, यानी कि ऑलवेज अकर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। तो पियाजे ने कहा था कि स्टेज 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 और 4। आप इनको स्किप नहीं कर सकते कि 3 पहले आ जाएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 पहले आ जाएगी। तो ऐसा आप कर नहीं सकते। जितने भी इंडिविजुअल होंगे वो एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, पहले स्टेज 1 को पार करेंगे, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते। पहली स्टेज के जस्ट बाद आप 4th स्टेज में नहीं पहुंच सकते हैं, ये पियाजे ने कहा था, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात की थी। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं वो। ठीक है। या फिर कॉग्निटिव, मैं कहूंगी कॉग्निटिवली रेडी की बात करते हैं कि बच्चे को बायोलॉजिकली मैच्योर होना चाहिए, उसको जैविक रूप से परिपक्व होना चाहिए, तभी जो है वो दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज पर जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे, आपको पता है डेवलपमेंट और ग्रोथ एक साथ धीरे धीरे कंप्लीट होती है। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी तो बच्चा जो है अपनी नेक्स्ट स्टेज में चलता चला जाएगा। ठीक है। तो कोई भी स्टेज हम स्किप नहीं कर सकते, इनवेरिएंट है, हमेशा एक फिक्स ऑर्डर में होंगी। नेक्स्ट है कि स्टेजेस आर यूनिवर्सल। उन्होंने कहा था कि ये स्टेजेस जो है मेरी वो यूनिवर्सल है, किसी भी कल्चर का, किसी भी सोशल बैकग्राउंड का इन पर फर्क नहीं पड़ेगा। सारे इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल है, सभी को इन स्टेजेस से एक ही तरह से गुजरना पड़ता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया में जो है 1 2 3 4 ये सीक्वेंस पैटर्न चल रहा है तो दूसरा देश, सपोज वेस्टर्न कंट्रीज को लगा लेते हैं कि वहां पर इसका अलग तरीके से पैटर्न चलेगा। तो उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, किसी भी कल्चर का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी सारी स्टेजेस जो है वो यूनिवर्सल है, ये एक रूप से चलेंगी हर जगह पे। सारे इंडिविजुअल जो है एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो करेंगे इन स्टेजेस को पार करने में। ठीक है। तो ये बेसिकली पियाजे ने बोला था। तो आपको एक इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में कि पियाजे की स्टेजेस कैसी थी, यूनिवर्सल थी, इनवेरिएंट है कि नहीं है, क्या वो फिक्स्ड ऑर्डर में ही होती हैं कि नहीं होती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेक्शन से जो है बन सकते हैं। ठीक है। तो ये बात की हमने जनरल थ्योरीज की। अब हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में, आ जाते हैं फीचर्स पर आ जाते हैं पियाजे की थ्योरी के। यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये स्टेज होती है 0 से 2 साल तक की। ठीक है। यानी कि बर्थ से आपका 2 साल तक का बच्चा जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। ठीक है।
अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स मैंने इसमें कवर किए हैं। आपको बेसिकली पता है क्या, ये टर्मिनोलॉजी से एग्जाम में मिल जाती है कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जो है कौन सी स्टेज से रिलेटेड है, सर्कुलर रिएक्शंस जो है वो कौन सी स्टेज से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, या फिर इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, कोई सिचुएशन दी जा सकती है और उसमें पता लगाना पड़ेगा आपको कि इसमें कौन सा बिहेवियर जो है बच्चा कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर्कुलर रिएक्शंस के, यानी कि चक्रीय परिवर्तन की, चक्रीय जो प्रतिक्रियाएं हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें, कोऑर्डिनेटिंग सेंसेशन एंड न्यू स्कीम्स। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या करता है कि अपनी सेंसेस को जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। सेंसेस कहते हैं ना कि जैसे कि देखने की सेंस है, सुनने की सेंस है, ठीक है, छूने की सेंस है, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करता है। मतलब एक जगह से काम नहीं चलेगा, दूसरी सेंस का भी यूज करेगा, तब वो पूरी जो है रिएक्शंस देता है। और ये रिएक्शन जो है सर्कुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे चीजों को क्या करता है कि अपने पैर को पकड़कर अपने मुंह के पास लेकर आता है बच्चा, ठीक है, फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है, फिर छोड़ देता है। तो ये एक तरह की सर्कुलर रिएक्शंस होती हैं उसकी। ठीक है, या फिर किसी खिलौने को उठाता है, पटकता है, फिर उठा लेता है, तो एक तरह की सर्कुलर रिएक्शंस है कि चलता ही रहता है एक क्रम इस चीज में। ठीक है, और नई स्कीम जो है बच्चे की डेवलप होती रहती है इस प्रक्रिया के थ्रू। उसके बाद रिपीटेशन ऑफ प्लेजरेबल एक्शंस, तो मैंने बताया ना कि खिलौने के पटक देता है और फिर उठा लेता है, तो उसको उसमें या तो कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है खिलौने से, वो उसको अच्छी लग रही है, या फिर उसको खिलौने का गिरना जो है वो बड़ा पसंद आ रहा है। तो बच्चा जो है यहाँ पर प्लेजरेबल एक्शन क्यों ढूंढता है, मतलब कि जिसमें उसको आनंद आ रहा है। प्लेजर होता है ना आनंद, तो जिसमें उसको आनंद मिल रहा है जिस एक्शन को करने से, वो उसको रिपीट करेगा। ठीक है, और इसी रिपीटेशन को हम सर्कुलर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप सर्कल में यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो आप वापस कहाँ पर आएंगे, इसी पॉइंट पर आएंगे। तो इस तरह से बिहेवियर बार बार रिपीट होता रहता है और इसी को हम कह देते हैं सर्कुलर रिएक्शंस। ठीक है, तो बस याद करना है कि सेंसेस को कोऑर्डिनेट करता है, यहाँ पे देखने सुनने की क्षमताओं को एक साथ कोऑर्डिनेट करके तब वो एक्शंस करता है और नई स्कीम्स को डेवलप करता है। स्कीम्स मैंने आपको बताया था कि ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कंसेप्ट की, इनको हम स्कीम्स बोलते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं हम स्कीम्स को, पहली वीडियो में मैंने कवर कराया था। ठीक है, तो सर्कुलर रिएक्शंस कौन सी स्टेज में होती हैं, ये सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, यानी कि बच्चा कोई भी एक्शन करता है, ठीक है, कोई भी एक्शन करेगा तो उसका एक एम होगा, उसका गोल होगा या उसका एक उद्देश्य होगा, किसी ना किसी उद्देश्य से करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे खेल रहा है खिलौने के साथ, इसको कोई मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बस आपने दे दिए खिलौने और वो खेल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे जब भी कोई चीज पकड़ता है इस स्टेज में तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य उसके पीछे होता है। ठीक है, अगर देखो आपको पता है कि बच्चा जब रोता है तो या तो उसको भूख लगती है या फिर उसने बिस्तर गीला कर दिया, तो कई रीजंस होते हैं। तो एक बच्चे का एम होता है, उद्देश्य होता है कुछ बताने का उस रोने के पीछे भी। इसी तरह से यहाँ पर जो बिहेवियर है बच्चे का वो गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब कि कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है। एक्शन दैट आर प्रोड्यूस टू अचीव अ डिजायर्ड एंड, ठीक है, कोई एक एंड उनको चाहिए होता है, कुछ अंत में कोई चीज चाहिए होती है उनको, या फिर कोई एक्शन चाहिए, रिक्वायर चाहिए होता है, मतलब कहेंगे कि दूसरों से कुछ एक्शन जो है वो एक्सपेक्ट करता है यहाँ पर, तो ये डिजायर एंड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्शन होगा उसका एक डिजायर एंड वो बच्चा चाहता है। एग्जांपल है हिटिंग ए म्यूजिकल टॉय टू एलिसिट अ साउंड, जैसे आपको पता है ना कि गुड़ियां डॉल्स आती हैं कुछ ऐसी जिनमें बटन होता है, दबाने से म्यूजिक जनरेट हो जाता है। तो बच्चा बार बार वो बटन क्यों प्रेस करता है, क्योंकि उसमें से जो साउंड निकल रही है ना, म्यूजिकल टॉय है तो जो भी साउंड निकल रही है बच्चे को वो अच्छी लग रही है। या फिर कोई ऐसा खिलौना होता है जो आपने बटन दबाया तो वो डांस करने लगता है, तो बच्चे को क्या पता उसका डांस पसंद आ रहा है, इसलिए बार बार वो उसको चलाकर देखता है। ट्रेन की चाबी भरता है यहाँ पर और फिर चलाकर देखता है उसको, क्योंकि उसको ट्रेन का चलना पसंद आ रहा है। ठीक है, तो हर एक्टिविटी में जो है बच्चे का कोई ना कोई लक्ष्य है। तो आपको याद रखना है कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जो है सेंसरी मोटर बच्चा स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से करने लग जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत बार आता है। सीटेट वालों के में आता है, केवीएस वालों में आता है, डीएसएसबी में तो बहुत रिपीट होता है, सीटेट में और डीएसएस में तो बहुत रिपीट हुआ है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, और केवीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना वस्तु स्थायित्व। ठीक है, कि वस्तु वहीं पर है जहां पर आपने देखी थी, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। क्या होता है, बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट व्हेन दे आर हिडन। ठीक है, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में आ जाती है, ये मैं आ जाती है तब की बात कर रही हूँ, जब आ जाती है तो बच्चा ये देख लेता है कि आपने सपोज आपके पास यहाँ पे एक टॉय था, ठीक है, आपने इस डब्बे के पीछे जो है टॉय को छिपा दिया। बच्चे के सामने आप देख रही, सपोज ये बच्चा है, बच्चे ने देखा कि टॉय हाथ में है आपके, लेकिन आपने फटाफट से एक डब्बे के पीछे छुपा दिया। कहते हैं ना कि लो चिड़िया ले गई आपका खिलौना, ठीक है, या फिर आपका खिलौना कोई और ले गया। इस टाइप से हम उछाल के और एकदम से छुपा देते हैं पीछे, या माताएं भी करती हैं ऐसा, बच्चों को जो खिलाते हैं बच्चों को जो खिलाते हैं लोग,
वो भी करते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये एक तरह का प्ले ही है जो मैं कह सकती हूँ। तो आपने छिपा दिया, तो आपने कहा बच्चे को कि अब तो टॉय है ही नहीं, लेकिन आप देखेंगे जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है तो बच्चे को पता होता है कि भले ही आपने खिलौना छिपा दिया है लेकिन वो यहीं पर है, उसको ये एहसास हो जाता है। फिर वो सर्च करेगा इसके लिए, ठीक है। वो जो साथ में चीज रखी होगी पहले उसके पीछे सर्च करेगा, फिर धीरे धीरे दूसरी चीजों के पीछे सर्च करेगा। जब वो काफी डेवलप हो जाता है, डेवलपमेंट काफी हो जाता है बच्चे में, जब वो जैसे कि मैं मान सकती हूँ कि 10-12 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसमें और चीजें एबिलिटीज जो है उसकी बढ़ जाती है, तो उसका जो सर्च करने की जो उसकी एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे डेवलप होती है ये भी, ठीक है। तो जो वस्तु स्थायित्व है बच्चे में जब आ जाता है तो उसको पता चल जाता है कि कोई भी चीज उसके सामने प्रेजेंट थी, एकदम से आपने छुपा दी तो वो वहीं पर है, ठीक है। बच्चे को आप अब बेवकूफ नहीं बना सकते। एग्जाम्पल यही है कि शोइंग द चाइल्ड अ टॉय, आपने एक टॉय दिखाया, उसको किसी क्लॉथ के पीछे छुपा दिया या सपोज अपने पीछे छुपा दिया, द चाइल्ड वुड टेक आउट द टॉय बाय रिमूविंग द क्लॉथ, ठीक है। अब बच्चा जो है कपड़ा उठाएगा और उसके नीचे से टॉय को ढूंढ लेगा। और ये कब आता है? जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, तो सेंसरी मोटर स्टेज भी आती है। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने के बच्चे में आ जाएगी, नहीं, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आएगी? जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। मैं इस वीडियो में एंड में आपको सब स्टेजेस भी कराने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो सेंसरी मोटर बच्चे में जो है आ जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने अगले फीचर्स के बारे में। यस, ओके, डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है। आस्थगित नकल इसको बोलते हैं, डेफर्ड इमिटेशन। देखिए, डेफर्ड इमिटेशन को याद कर लीजिए कि ये भी सेंसरी मोटर स्टेज का एक फीचर है, ठीक है। ये भी आपको पेपर में मिल सकता है कि डेफर्ड इमिटेशन जो है बच्चा कब स्टार्ट कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंसरी मोटर स्टेज पर। द एबिलिटी टू रिमेंबर एंड कॉपी द बिहेवियर ऑफ मॉडल्स हु आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, सपोज बच्चे की मम्मी है, ठीक है, बच्चे की मम्मी है, मम्मी को तो बच्चा बहुत नकल करता ही करता है, मम्मी की नकल कर दी बच्चे ने, ठीक है। अब मम्मी उसके सामने नहीं है, सपोज एक रूम में है, वो किसी और के साथ है, मम्मी उसके सामने नहीं है, लेकिन वो उस रूम में है। अब बच्चा देखना मम्मी नहीं है उसके बाद भी उनकी नकल उतारेगा, ठीक है, नकल करता रहेगा। जैसे मम्मी डांटती है या मम्मी कुछ कहती है तो उस टाइप की नकल करेगा यहाँ पर बच्चा। तो मतलब वो इंसान उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो उस इंसान का जो बिहेवियर है उसके प्रेजेंट ना होते हुए भी बच्चा शो कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन, यानी कि अस्थगित नकल इसको बोलते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू रिमेंबर, मतलब याद भी रखता है बच्चा मम्मी के बिहेवियर को और उसको कॉपी भी कर रहा है जब मम्मी उसके सामने प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ मम्मी का एग्जाम्पल लिया है, बच्चे का कोई रिलेटिव और भी हो सकता है, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं जो उसको खिला रहे हैं, चाचा चाची नाना नानी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। तो इसका मतलब यही है कि उन लोगों को या फिर उन मॉडल्स का बिहेवियर जो है कॉपी करने की एबिलिटी और उसको याद करने की एबिलिटी जब वो लोग प्रेजेंट नहीं है बच्चे के सामने, इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन। ओके, नेक्स्ट है मेक बिलीव प्ले, ठीक है। ये मेक बिलीव प्ले जो है ये आपको प्री ऑपरेशनल में भी मिलेंगे और ये सेंसरी मोटर में स्टार्ट हो जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। हालांकि ये आपको प्री ऑपरेशनल तक कंटिन्यू रहता है मेक बिलीव प्ले, लेकिन ये सेंसरी मोटर से स्टार्ट हो जाता है। एक्ट आउट एवरीडे एंड इमेजिनरी एक्टिविटीज, बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ इमेजिन करके डेली खेलते ही रहते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। हालांकि पियाजे ने जो अपने आप से बातें करने का जो ये तरीका था, उन्होंने इसको बहुत ही बचकाना बताया था, ईगोसेंट्रिज्म का, स्व केंद्रितता भाव का तरीका इन्होंने बताया था। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि ये जो तरीका है अपने आप से बातें करने वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे की थिंकिंग को डेवलप करता है, ठीक है। खैर छोड़िए, वो तो वाइगोत्स्की ने बोला था, लेकिन पियाजे अपने आप से बातें करने को इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है पूरा दिन कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, इमेजिनरी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे ठीक है, जैसे कोई दुपट्टा लिया, दुपट्टा से कुछ जैसे कि दुपट्टा को लेके उसको साफ करने लग जाते हैं, या फिर दुपट्टा लेके मतलब मैं कहूँगी डस्टिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि मम्मी को देख रहे हैं, घर में किसी और सदस्य को देख रहे हैं डस्टिंग करते हुए। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं डेली की, इनको बोलते हैं मेक बिलीव प्ले, ठीक है। तो बच्चों के लिए तो ये एक तरह का खेल है ना, हमारे लिए तो एक एक्टिविटी होगी कि बच्चा कुछ अजीब से हरकतें कर रहा है, लेकिन बच्चों के लिए इमेजिनरी और दैनिक कार्य की एक तरह से कह सकते हैं एवरीडे दैनिक रूप से होने वाली एक्टिविटीज होती हैं ये, ठीक है, जो बच्चा इमेजिन करता है और खेलता है, ठीक है। जैसे डस्टिंग कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू उठा के झाड़ू लगाने लग जाता है, ठीक है, फिर बोलता रहता है कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, वैसे लगाऊंगा। तो ये कुछ इमेजिनरी एक्टिविटीज होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं मेक बिलीव प्ले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि मानसिक चित्रण की। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मानसिक चित्रण किस किस तरीके से होता है, मैं एक बार फिर दिखा दूंगी, ठीक है। मानसिक चित्रण क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज पर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ठीक है, आप उसको मेंटली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब आपके दिमाग में जब ऑब्जेक्ट फिक्स हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्ट या कंसेप्ट, ठीक है, कोई भी कंसेप्ट आपने सीखना है, किसी का एक्शन आपने देखा है, तो वो जब आपके दिमाग पर छप जाता है तो उसको हम बोलते हैं मानसिक चित्रण।
इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये मैंने आपको डेफर्ड इमिटेशन में बताया था ना, मम्मी का एग्जांपल देकर कि मम्मी प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसकी एक्टिंग कर रहा है, तो मम्मी का उसने मानसिक चित्रण बना लिया, ठीक है, किसी पर्सन का बना लिया। या फिर मम्मी जब झाड़ू लगाती है तो झाड़ू लगाने का उसने मानसिक चित्रण बना लिया, ठीक है। उसके बाद वो अब अगर आप उससे पूछेंगे तो मम्मी झाड़ू कैसे लगाती है, तो बच्चा बिना झाड़ू के और बिना मम्मी के आपको बता देगा कि किस तरह से मम्मी झाड़ू लगाती है, ठीक है, या फिर किस तरह से पापा काम करते हैं, या फिर किस तरह से पापा जो है अपनी गाड़ी साफ करते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूछेंगे तो बच्चा जो है मेंटली रिप्रेजेंट कर लेता है, उसको ऑब्जेक्ट्स को भी कर लेता है, साथ ही साथ आइडियाज को भी करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये एक तरह का इमिटेशन ही आप कह सकते हैं। लेकिन बात इसमें यह है कि कोई आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, मेंटली बच्चा जो है उसके दिमाग में चीजें जो है फिक्स हो जाती हैं। इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। खैर ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है ये ज्यादा डेवलप हो जाता है जब प्री ऑपरेशन स्टेज आती है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। मैं एक बार आपको वो स्लाइड भी दिखा देती हूँ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है बताकर दिखाई थी। देखिए ये वाली स्लाइड जो है, इसको मैंने पिछली वीडियो में भी कवर कराया था कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी कि मानसिक चित्रण जो है वो दो तरीके से होता है। एक तो इमेजेस के रूप में, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की या लोगों की इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई कंसेप्ट को कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो सेंसरी मोटर बच्चा है वो तो सिर्फ यही कर सकता है, वो ये वाला कंसेप्ट तो उनके क्लियर होते ही नहीं है, तो वो कहाँ से कंसेप्ट रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो आगे की स्टेजेस की बात है, लेकिन यहाँ पर जो है इमेजेस का खेल है यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। लोगों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो है बच्चा मानसिक चित्रण बना लेता है, ठीक है। और जब आप उनका नाम लेते हैं तो बच्चों को एकदम से स्ट्राइक करता है कि हाँ मैंने इस चीज को देखा है या मैंने इनको समझा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हो गया मेंटल पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल। ये सेंसरी मोटर स्टेज वाला बच्चा जो है इसको डेवलप हो जाती है उसमें, मतलब। अब मैंने आपको बेसिक फीचर्स तो बता दिए हैं, अब हम थोड़ा सब स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। जो सेंसरी मोटर स्टेजेस हैं इसकी कुछ सब स्टेजेस हैं तो वो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली स्टेज है, इसकी 6 हैं टोटल सब स्टेजेस, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। रिफ्लेक्सिव स्कीम होती है, उसके बाद प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन मैं आपको बढ़ा चुकी हूँ पहले से ही। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। मंथ भी आप साथ में नोट करते जाना, या तो अपने नोट्स बना लीजिए या फिर इसी की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, यहाँ पर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस होती है 3rd स्टेज पर, लेकिन 4th पर उनको कोऑर्डिनेट करना सीख जाता है बच्चा। फिर टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस होती हैं 12 से 18 महीने में, और उसके बाद लास्ट में आती है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मैंने कहा था कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है ज्यादा क्लियर हो जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल में, यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है अच्छे से, ठीक है, लेकिन और अच्छी क्लैरिटी जो है वो प्री ऑपरेशनल में उसको आ जाती है, ठीक है। तो कुछ ये 6 सब स्टेजेस हैं। अब हम इन 6 सब स्टेजेस की जो है बेसिक फीचर्स को समझेंगे, क्योंकि सब स्टेजेस से जान लेना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी आपको जाननी ज़रूरी है। तो इन सब स्टेजेस की जो है विशेषताएं हम एक बार देखेंगे, ठीक है। ये देखिए सब स्टेजेस, पहली सब स्टेज को देखते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव स्कीम आ जाती है यहाँ पर। 1 मंथ का जब बच्चा होता है तो रिफ्लेक्सेस शो करता है। न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, जैसे पलक झपका देना, आंख को झपका देना, एकदम से हाथों को बंद कर लेना, मुट्ठी बना लेना, फिर एकदम से खोल देना, तो ये बच्चे के रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा नया नया दुनिया में आता है, वो देखता रहता है, सब कुछ समझदा रहता है, और साथ ही साथ उसकी जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती हैं इस टाइम पे, तो वो जस्ट रिफ्लेक्सेस शो करता है। इतना आपको जानना जरूरी है बस। उसके बाद आती है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, ठीक है। प्राथमिक सर्कुलर रिएक्शंस कह सकते हैं, प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रियाएं कह सकते हैं इनको हम। सर्कुलर रिएक्शंस में आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है। तो 1 से 4 महीने के बच्चे में जो है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस होती है। क्या होती है? अराउंड इन्फेंट्स बॉडी। यहाँ पर बच्चा जो है सिर्फ अपनी बॉडी पर कंसंट्रेटेड रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि पैर के अंगूठों के अपने मुंह तक लेके आता है, या अपने हाथ के अंगूठे को अपने मुंह तक लेके आता है, या पैरों को पकड़ता है, अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करता है, फिर छोड़ देता है, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस होती हैं, जो बच्चे की खुद की बॉडी के आसपास होती हैं, यहाँ पर दूसरे रोग अभी तक इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ बच्चा अपने आप में करता रहता है। तो ये है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। अब आती है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, यानी कि 4 से 8 महीने का बच्चा जो है यहाँ पर ये शो करने लगता है। तो एक्शंस एम्ड एट रिपीटिंग इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स इन द सराउंडिंग। अब यहाँ पे जो है इंटरेस्टिंग चीजें उसको जो लगने लगती है वो करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर टॉयज जो है, टॉयज को मैनिपुलेट करना मैं कह दूंगी स्टार्ट कर देता है यहाँ पर, ठीक है। टॉयज को मैनिपुलेट करता है यहाँ पर। उसके साथ ही साथ कुछ एक्शंस को भी मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। जैसे मम्मी का हाथ पकड़ लिया, उसको बार बार मार के देख रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स हैं इनके, मतलब बच्चे को जो है बड़ा ही मजा आता है, आनंद की अनुभूति होती है, तो इसीलिए जो है ये रिएक्शंस बच्चा देता है। तो ये है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ठीक है। एक्शंस एम्ड एट रिपीटिंग इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स इन द सराउंडिंग। यहाँ पर बच्चा सेकेंड स्टेज में बच्चा सिर्फ अपनी बॉडी पर कंसंट्रेटेड था, लेकिन यहाँ पर जो है वो दूसरों को भी इन्वॉल्व कर लेता है, अपनी सराउंडिंग को, चाहे फिजिकल हो चाहे सोशल हो, उस सराउंडिंग को इन्वॉल्व वो कर लेता है। तो ये है इसकी सब स्टेजेस सेंसरी मोटर की। तो ये 3 सब स्टेजेस जो है अभी तक हमने डिस्कस की हैं, नेक्स्ट को और डिस्कस करेंगे हम।
नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। तो जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस करता है बच्चा, उनको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट किस किस तरीके से करता है, सबसे पहले तो बता दूं कि 8 से 12 महीने का बच्चा जो है कोऑर्डिनेशन करना सीख जाता है। मैंने आपको कहा ना कि हाथ में, देखने में, हर चीज में कोऑर्डिनेशन बच्चे का आराम से नहीं आता है, तो थोड़ा वो डेवलप होगा, जब बायोलॉजिकली मैच्योर होगा तभी तो कोऑर्डिनेशन आएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में क्या कौन कौन सी चीजें हैं, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जो मैंने आपको बताया है, तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर वो फोर्थ स्टेज में आकर करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब फोर्थ सब स्टेज में। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस भी उसको यहीं पर आती है, और यहाँ पर ए नोट भी सर्च एरर, ये आपके लिए नया चीज है, बता देती हूँ। मैंने आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस बताया था। सपोज एक टॉय है, ठीक है, दिस इज अ टॉय। सॉरी मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है और राइटिंग भी बहुत गंदी, आई नो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज ये टॉय है, ठीक है। अब ये आपके सामने एक कपड़ा है, आपने टॉय को जो है कपड़े के नीचे छुपा दिया। बच्चा आपके सामने यहीं पर था, बच्चे ने देखा कि आपने ये किया, तो बच्चा जो है यहाँ पर देख लेगा, ये उसके लिए कौन सा प्लेस है, ए प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर देख लेगा बच्चा इस स्टेज में, इस पर्टिकुलर स्टेज की बात करूँ, फोर्थ सब स्टेज की, देख लिया उसने। लेकिन आपने कपड़े के नीचे छुपाया पहले, उसके बाद एकदम से कपड़े के नीचे से हटाकर अपने पीछे छुपा दिया, ठीक है। अब बच्चा भी यहीं है और टॉय पहले कपड़े के पीछे गया, फिर कपड़े के पीछे से वो यहाँ गया, तो ये आपका ए प्लेस हो गया, ये आपका बी प्लेस हो गया, ठीक है। बच्चा ए प्लेस पे सर्च करेगा, उसको मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो बस वो यहीं तक रुक जाएगा इस स्टेज में। 8 से 12 महीने का बच्चा, ठीक है। हो सकता है फिर बच्चों में थोड़े से वेरिएशंस हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चे 11 महीने में ही ए बी सर्च एरर कर लें, या फिर कुछ बच्चे जो हैं 12 महीने में ही जाकर उनको ये चीज़ क्लियर हो, या फिर 12 महीने से पहले ही वो लोग ढूंढना शुरू कर दे बी प्लेस पर भी, ठीक है। लेकिन इस स्टेज पे क्या होता है कि बच्चा ए प्लेस पे तो देख लेगा, लेकिन जब बी प्लेस पे आप उसको छुपा देंगे तो वहां से बच्चा उसको नहीं ढूंढ पाएगा। तो ये होता है ए नॉट बी सर्च एरर, मतलब ए पे तो कर लिया लेकिन बी को सर्च नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बी प्लेस में जो चीज छुपाई है आपने उसको सर्च नहीं कर पा रहा है, इसको हम बोलते हैं ए नॉट बी सर्च एरर। तो ये है फोर्थ स्टेज की खासियत है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है, फोर्थ सब स्टेज जो है इसकी। अब बाकी की सब स्टेजेस को और देखेंगे हम। सो नेक्स्ट है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, ठीक है, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, सॉरी। तो ये क्या है, ए बी सर्च एरर आ जाता है इसमें, ठीक है। ए बी सर्च करना जो है स्टार्ट कर देता है, सॉरी एरर नहीं रहता है यहाँ पर। आपने ए प्लेस पर खिलौना छुपाया, उसके जस्ट बाद आपने बी प्लेस पर उठाकर उसको रख दिया, तो बच्चा ए पर जाएगा, ए पर नहीं मिलेगा तो बी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है फिफ्थ सब स्टेज में आकर बच्चा जो है कपड़े को जो है वो ए और बी वहां से ढूंढ सकता है, या फिर खिलौने को, या फिर कोई भी चीज आप छुपा दो तो दोनों जगह से वो उस चीज को ढूंढ सकता है। इससे पहली वाली स्टेज पे सिर्फ वो ए प्लेस पे ढूंढ पा रहा था, बी पर नहीं ढूंढ पा रहा था, ठीक है। तो 12 से 18 महीने का बच्चा जो है ढूंढ सकता है। नेक्स्ट, एक्टिव ऑब्जेक्ट सॉर्टिंग इनटू ए सिंगल कैटेगरी। अब यहाँ पर जो है आपने बच्चे को बहुत सारी चीजें दे दी। सपोज देखिए, थोड़ा ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को बच्चा आराम से नहीं देख पाता है, ठीक है। सपोज आपने बॉल 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 दिखा दी बच्चे को, बॉल का कंसेप्ट उसको आता है, बॉल के साथ आपने क्यूब और डाल दिए, ठीक है, क्यूब डाल दिया, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दिया, आपने कहा सारे बच्चों को कि आप चलो बॉल निकालो, सारी बॉल निकाल के दो मुझे, तो बच्चा आपको सारी बॉल्स निकाल कर दे देगा। यानी कि एक सिंगल कैटेगरी में जो है ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना वो शुरू कर देता है 12 से 18 महीने का बच्चा, ठीक है, कर लेता है सक्सेसफुली। तो ये है। नेक्स्ट आपकी सब स्टेज है मेंटल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने लास्ट में बात की थी, 18 से 24 महीने का बच्चा, क्योंकि मेंटली रिप्रेजेंट करना जो है अपने आप में हायर लेवल की एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये उसको आती है लेट स्टेज में, जो लेट ईयर्स होते हैं ना, लेट ईयर्स होते हैं, यानी कि जब 2 साल 1.5 साल का बच्चा हो जाता है लगभग, तब उसको ये चीज आती है मेंटल रिप्रेजेंट करना, ठीक है। डेफर्ड इमिटेशन और मेक बिलीव प्ले जो मैंने आपको बताया है वो इसी स्टेज पर होते हैं, ठीक है। यानी कि मम्मी प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उसकी नकल उतार देता है, डेफर्ड इमिटेशन हो गया। और जो दिन भर की एक्टिविटीज में लगा रहता है ना बच्चा, झाड़ू निकालने में, कभी कुछ करने में, तो यानी कि वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद ही तो कर रहा है वो एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पर भी बेसिकली वो इमिटेशन ही करता है मेक बिलीव प्लेज में, ठीक है। तो ये डेफर्ड इमिटेशन और मेक बिलीव प्लेज जो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन के पार्ट है, और ये 6th सब स्टेज है आपकी 18 से 24 महीने की, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी सब स्टेजेस भी जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइज, ये हमारी वीडियो थी आज की सेंसरी मोटर स्टेज के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है स्टेज 2 रह गई, 3 और 4। उसके बाद थोड़ा सा पियाजे का क्रिटिसिज्म भी करेंगे कि किस किस ने उसको क्रिटिसाइज किया था और कौन कौन सी कमियां हैं। तो ये हम अगली 3 वीडियोज में कवर करेंगे। तो आपकी 2 वीडियोज में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, 3 वीडियोज आपकी और आएंगी जो पियाजे पर बेस्ड होंगी, ठीक है। तो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञान IQ।